हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का। तो इसके जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर से, वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय का जो है वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी कि कौन कौन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे समय पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो देखते हैं। देश में संविधान लागू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में संविधान लागू किया, सही जवाब क्या है? 26 जनवरी 1950 को। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 45, धारा 45। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है ये किस साल से किस साल तक के बच्चों के लिए ये प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 6 to 14 ईयर्स। अगर दिव्यांगों के लिए पूछा जाता है तो वो हो जाता है आपका 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, किस सूची में है? समवर्ती सूची में, केंद्रीय, राज्य या फिर राज्य सूची में, या फिर किसी में नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में। प्रारंभ में क्या हुआ था कि जो शिक्षा है इसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1972 में जो आपकी शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में लाके रख दिया गया था। अब ये जो आपने यहाँ पर एक देखा था क्वेश्चन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो ये तो राज्यों के द्वारा ही किया गया, मतलब राज्य ही इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, वही ज्यादा इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्रीय सूची या राज्य सूची में आपको नहीं लगाना है क्योंकि दोनों में ही है, इसलिए हो गया समवर्ती सूची। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सीटेट और टीईटी जब एग्जाम देंगे अपना, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा आता है। आरटीई एक्ट 2009, एनसीएफ 2005। तो आप ये सारी चीजें अच्छे ढंग से अभी से पढ़ें। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और मिड डे मील कार्यक्रम यानी कि एमडीएम जो होता है, तो इस पे आपका जो है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों क्वेश्चन बनते हैं मिड डे मील पे। कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया, किस विचार से? तो यहाँ पर क्या है, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिससे बच्चे वहां के गरीब होते हैं तो हो सकता है वो मिड डे मील के लिए ही अट्रैक्ट होकर क्लास में आने लगे। नेक्स्ट देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ। तो ये 8वां क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2000-2001 में अटल बिहारी सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसका जो मोटिव था वो क्या था? हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका लोगो आप देखते होंगे कि एक पेंसिल बनी रहती है और पेंसिल पे एक बच्चा इधर और एक बच्चा इधर बैठा रहता है, वही है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो वो आई थी पुर्तगाली। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ इसका जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो 1600 है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना अगर पूछा जाए तो 1600 स्थापना हुई थी 1600 में। और उसके बाद में 1608 में जो है ये इसका एक व्यापारिक पोत पहुंच गया था सूरत यानी कि गुजरात में। और एक बात बता दें आपको कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लंदन में स्थापना हुई थी। ये एक निजी कंपनी थी जो कि व्यापारियों के द्वारा शुरू की गई थी। और एलिजाबेथ जो है उन्होंने 1600 ईस्वी जो थी उसके आखिरी दिन एक अधिकार पत्र दिया था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई थी। अब 1608 में इनका एक व्यापारिक पोत सूरत पहुंच चुका था, लेकिन जो व्यापार के लिए इन्हें रजामंदी मिली थी, एक शाही फरमान मिला था जिससे इनको अधिकार मिल गया था सूरत में व्यापार करने का, तो वो हुआ था 1613 में। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, तीनों याद करने वाली हैं। 1600 में स्थापना हुई थी, 1608 या फिर 9 कह सकते हो, 8 में ये जहाज आया था और 13 से व्यापार करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई? तो सही जवाब है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया। तो छनाई का सिद्धांत किसने लागू किया? मैकाले ने। ठीक है, ये आता है, छनाई का सिद्धांत ये आ जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बैटिंग के पास प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1835 2 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो ये किया गया है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। अब ये छनाई का सिद्धांत जो है आपको अति लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि ये छनाई का सिद्धांत है क्या। मेरे टाइम पे ये पूछा गया था छनाई का सिद्धांत। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये मत किसका था? तो ये मैकाले का था। मतलब जो बहुत व्यक्ति हैं उनको थोड़ा ज्ञान दे दो, इसके अपेक्षा जो 2 व्यक्तियों को ज्ञान दो लेकिन उनको पूरे अच्छे तरीके से ज्ञान दो। वही कहते हैं ना कि जो जिसके पास ज्ञान की कमी होती है वो और चीजें भी बिगाड़ देता है। कुछ ऐसे ही एक कहावत है। अगर आपको वो कहावत याद आए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया? तो यहाँ पर सही जवाब है 1853 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया? तो ये है 1854। अब जब आप दोनों ये पेपर पढ़ेंगे ना, पहला पेपर जो था वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और ये प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो आपको काफी चीजें इसमें कॉमन मिल जाएंगी। ठीक है, तो वुड के ये इंपॉर्टेंट दोनों में रहेगा। अगर आप पढ़ते हो तो दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा आप जब सर्च करेंगे देखेंगे तब आपको वहां पर मिल जाएगा। ये वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश क्या है? नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? तो जन शिक्षा संचालक कहलाता है। आगे देखते हैं, कलकत्ता तथा बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है लंदन विश्वविद्यालय को। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं। ये भी आपका शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। हंटर कमीशन तो याद रखिएगा भारतीय शिक्षा आयोग को कहते हैं। 1882 के प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो हंटर आयोग। अब बस क्या है, ये और ये पढ़ेंगे आप तो हंटर आयोग के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग है और 1882 के प्रथम शिक्षा को हंटर आयोग के नाम से पुकारा जाता है। तो अति लघु उत्तरी में अपना लिख देंगे, काफी है। अति लघु उत्तरी के लिए आपको 3 से 4 लाइन, 4 लाइन से अगर बहुत ज्यादा आप लिखने लगते हैं तो समझ लीजिए आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 3 फरवरी 1882 में। हंटर आयोग ने भारतीय को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। अब ये भी आपको एक पॉइंट मिल गया, मतलब आपके कई सारे जो अति लघु उत्तरी है वो यहाँ से तैयार हो जाते हैं। हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दी। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, किस पर ध्यान दिया? प्राथमिक शिक्षा पर। यही चीज आपकी यहाँ पर ऊपर लिखी हुई थी कि प्राथमिक शिक्षा, प्रथम शिक्षा, भारतीय शिक्षा आयोग। तो आपका अगर अब लघु उत्तरी भी आ जाता है तब भी आप यहाँ पर बना के लिख दोगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। कौन से सन में आए थे? 1899 में आए थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1901 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 27 जनवरी 1902 में हुआ। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? तो ये है 11 मार्च 1904। यहाँ पर आपको 57 बताए जाएंगे, 57 लघु उत्तरीय, 57 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्नों को करने में हेल्पफुल भी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SS कोठारी। कोठारी आयोग का तो आप जरूर पढ़ लीजिए, वो तो आपको रखा ही रखा है। मतलब आप
स्मार्टली अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कोठारी आयोग को, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? ये हो गया 1964-66 में। तो क्या क्या चीजें मिल गई? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ है 1964-66 में, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई इससे रिलेटेड। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, यानी कि जो ये कोठारी साहब थे ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट देखिए, 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ? तो 1968 में, ठीक है ना। 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस पर विचार प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए? कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऊपर से आप देख सकते हैं, तीसरी बार से कम नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, फोर्थ बार भले आ रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी था। तो उसके बाद 45वां ये अनुच्छेद और आर्टिकल कौन सा था? 21A, ठीक है। दिव्यांगों के लिए 6 से 18 साल। तो ये आपका तो 100% रखा ही रखा है। इससे कई क्वेश्चन भी आने की संभावना हो सकता है अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय तीनों में आपका बन जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। कौन सा? 10+2+3। अब तो नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बदल गया है, और नई शिक्षा नीति देखनी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति से भी अब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप नई शिक्षा नीति जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। नई शिक्षा नीति का जो भी स्ट्रक्चर है और जो जो मेन पॉइंट है वही चीजें मैं आपको केवल बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं, क्या है? 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर, और 4 वर्ष की माध्यमिक स्तर की शिक्षा, +3 वर्ष की उच्च स्तर की शिक्षा, या फिर सभी? तो यहाँ पर सही जवाब है फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखिए, आपका संरचना जरूर पूछी जा सकती है, ठीक है। नई शिक्षा नीति की संरचना जरूर पूछी जा सकती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो ये सही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित रूप पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1968 का। अब जो शिक्षा नीतियां जो जो आई हैं वो आप एक बार देख लीजिए किस किस ईयर में आई हैं मेनली, तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? तो 23 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 7 मई 1990 में। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त की? सही जवाब क्या है? पटेल समिति ने भी की थी, NCERT कार्यदल ने भी की थी, और आचार्य राममूर्ति समिति, तीनों ने की थी। प्रोफेसर यशपाल समिति जो है ये वाला आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये जरूर पढ़ ले, ठीक है। और पढ़ाई बिना बोझ के जो है ये, इस पर आपकी टिप्पणी लिखने को आ सकती है, लघु उत्तरीय में आई भी थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि पढ़ाई ये बस्ते का बोझ कम करने का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि 3-4 ऑप्शन मान लो दिए हैं आपके पास कि बैग के बुक्स को कम करना या फिर ये कम करना, उनका मानसिक तनाव कम करना होता है मेन रीजन। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? तो ये है मार्च 1992 में किया। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट और टीईटी की भी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ आपकी, और अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर भी हूँ। और इसके अलावा भी कुछ एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी मैं आपकी टीचिंग करवाती हूँ।
तो जो है आपको ज़रूरी है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, टेट होगा, सीटेट होगा, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन सभी की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी बैच भी एक चल रहा है हमारा, वो बैच पूरा सीटेट के लिए डेडिकेटेड बैच चल रहा है 30 दिन का, उसमें मैं पूरा सीटेट का कोर्स करवा रही हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना चैनल सब्सक्राइब करके आप भूल जाओगे हमेशा के लिए कि ये चैनल भी सब्सक्राइब किया था। चलो स्कूल चलो अभियान जो है ये क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। वही जो मैंने आपको बताया 2001 में अटल बिहारी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और स्कूल चलो अभियान ये इसका अंग है, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। नेक्स्ट देखिए, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है ये योजना संबंधित है, तो ये प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके स्कूल्स भी होते हैं, इनकी भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो उनकी भी जानकारी ये सब आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र है, टोटली रूरल एरिया होता है जहाँ पे आपके ये स्कूल्स होते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है, क्या आशय है? हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। और ये क्वेश्चन आपका आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे कहते हैं, तो अगर अतिलघु उत्तरी में आएगा तो आपका आंसर यहीं पे मिल जाता है कि हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। पाठ्य सामग्री में क्या क्या चीजें आती हैं वो तो आपको पता ही होगा, TLM वगैरह और जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी चीजें हैं। साक्षरता से क्या तात्पर्य है? सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें। ठीक है, और अपेक्षित साक्षरता दर ये सब भी आ जाता है कभी कभार। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल चलो अभियान में, यानी कि प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट कब हुआ? ये 1987-88 में स्टार्ट हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? तो भाई जब बात हो रही है 1 से 8 तक की, तो ऑब्वियस सी बात है 6 से 14 साल होगा ये। और दूसरी बात यही, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत ये आ गया आपका। ठीक है, तो देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं उसके। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? 95-96 में ये आरंभ हुई थी। उसके पहले क्या होता था कि गेहूं वगैरह ऐसे दे दिए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह है 1986 में। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 में किया गया। आगे देखिए, बस 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं आपके। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इससे कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है वीडियो। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए या फिर कोई वीडियोस में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। और क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो सही जवाब क्या है? शिशु शिक्षा केंद्र और आंगनवाड़ी VCE कार्यक्रम, तो ये दोनों यहाँ पर उपरोक्त दोनों हैं प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हैं। तो नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? तो संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम और उपरोक्त सभी, तो ये सारे के सारे यहाँ पर हो जाते हैं। 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा जो ईयर वाइज आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सब भी आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जाता है, क्योंकि वही लिस्ट जो प्लेलिस्ट है DLED सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा, उसको ही मैं अपडेट करती रहूंगी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो उसमें ही डालती रहूंगी, तो आप वो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।